जिंदगी में सबसे खतरनाक पल वह नहीं होता जब कोई आपके सामने चिल्लाकर दुश्मनी दिखाए। असली खतरा तब होता है जब कोई मुस्कुराते हुए आपकी चाय में जहर मिलाता है, जब भरोसा इतनी गहराई तक बैठा हो कि शक करने का ख्याल भी गुनाह लगे। उस दिन मुझे यह बात समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे एक नोट पकड़ाया, घर मत जाना, भागो। उस वाक्य ने मेरी पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा वह था जिसमें मैं अब तक जी रही थी, एक साधारण भरोसे से भरी जिंदगी। और दूसरा हिस्सा वह जिसके बारे में मुझे उस पल तक कोई अंदाजा नहीं था। मेरा नाम अनुराधा मिश्रा है। उम्र 67 साल। लोग मुझे एक सीधी सादी, धार्मिक, ज्यादा बोलने वाली नहीं, लेकिन सबका ख्याल रखने वाली औरत के रूप में जानते हैं। मैंने भी हमेशा यही समझा कि मेरी पहचान बस इतनी ही है, एक पत्नी, एक माँ, एक सास और अब एक दादी। अपनी जरूरतों से ज्यादा मैंने हमेशा दूसरों की जरूरतों को तरजीह दी। यही संस्कार थे, यही सीखा था और यही सिखाया था। मेरे पति स्वर्गीय शरद मिश्रा सरकारी इंजीनियर थे, ईमानदार आदमी। उन्होंने कभी काला पैसा नहीं कमाया, कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। जो है उसमें खुश रहो, यही उनका उसूल था। उनकी मौत के बाद भी मैं उसी उसूल पर चलती रही। मैंने कभी हिसाब किताब नहीं देखा, कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। मुझे भरोसा था अपने बेटे पर, अपनी बहू पर और उस घर पर जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी से सींचा था। हमारा बेटा अमित हमारा खून नहीं था, यह बात बहुत कम लोग जानते थे। शादी के 5 साल बाद जब मुझे पता चला कि मैं मां नहीं बन सकती, तब दुनिया मेरे लिए जैसे रुक गई थी। समाज की फुसफुसाहटें, रिश्तेदारों की नजरें और हर त्योहार पर वही सवाल, खुशखबरी कब सुना रही हो। मैंने सब चुपचाप सहा। शरद ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा था, अगर भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा खोला भी होगा। अमित उसी खुले हुए रास्ते का नाम था। उसे हम अनाथालय से लाए थे। तब वह सिर्फ 3 साल का था। बड़ी बड़ी आंखें, हमेशा चुप रहने वाला बच्चा। जब पहली बार उसने मुझे मां कहा था, मैं पूरी रात रोती रही थी, खुशी से। मैंने उसे अपने दिल का हर कोना दे दिया। उसके बचपन की हर जरूरत, हर ख्वाहिश, हर सपना मैंने अपना समझा। मैंने कभी यह फर्क नहीं किया कि वह पैदा होकर मेरा नहीं था। मेरे लिए वह मेरा सब कुछ था। समय बीतता गया। अमित बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, नौकरी लगी। उसकी शादी रिया से हुई। रिया पढ़ी लिखी, तेज दिमाग वाली, थोड़ी आधुनिक सोच की लड़की थी। शुरू में मुझे लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हर पीढ़ी अलग होती है। मैंने खुद को समझाया। मैं बीच में नहीं पड़ती थी। जो भी फैसला होता मैं मान लेती थी। शरद के जाने के बाद यही घर मेरी पूरी दुनिया बन गया था। अमित, रिया और मेरी पोती अनवी। अनवी मेरी जान थी। स्कूल से आते ही सबसे पहले मेरे कमरे में आती, मेरे बालों से खेलती, मेरी गोद में सिर रखकर कहानियां सुनती। मुझे लगता था भगवान ने मेरी हर कमी को इस बच्चे की हंसी से भर दिया है। और फिर वह मंगलवार आया, एक साधारण सा दिन। मैं हर 3 महीने में एक बार अपने पुराने डॉक्टर, डॉक्टर वर्मा के पास चेकअप के लिए जाती थी। 20 साल से ज्यादा हो गए थे। वही डॉक्टर, वही क्लिनिक, वही भरोसा। अमित मुझे छोड़ने गया था। रास्ते में उसने फोन पर किसी से बात की। आवाज धीमी थी, शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्लिनिक में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब डॉक्टर वर्मा ने मेरी रिपोर्ट देखी, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह मेरी आंखों में सीधे नहीं देख रहे थे। उनकी उंगलियां फाइल के किनारे से खेल रही थीं। मैंने हल्के से पूछा, सब ठीक है ना डॉक्टर? उन्होंने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है। दिल मजबूत है, बीपी कंट्रोल में है, आप लंबा जींगी। उनके शब्द सुनकर मुझे सुकून मिला। मैं उठी, पर्स संभाला। तभी उन्होंने जैसे अचानक कुछ याद आया हो, मेरी तरफ झुककर बहुत धीरे से कहा, मिसेस मिश्रा, एक बात कहनी थी। उन्होंने एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज मेरे पर्स की साइड पॉकेट में सरका दिया, इतनी सफाई से कि आसपास बैठी नर्स ने भी नहीं देखा। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, दवाइयां समय पर लेती रहिएगा। मैं कुछ समझ पाती,
उससे पहले ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, घर मत जाना, भरोसा मत करना। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी कि शब्द गले में अटक गए। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑटो में बैठते वक्त मेरे दिमाग में बस वही पल घूम रहा था। डॉक्टर वर्मा, वही आदमी जिसने मेरी हर बीमारी में मुझे सच बताया था, वह ऐसा मजाक क्यों करेंगे? और अगर मजाक नहीं था, तो फिर? घर पहुंचते ही मैंने देखा, ड्राइंग रूम में अमित और रिया बैठे थे। उनके बीच कुछ कागज फैले हुए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, रिया ने फौरन वे कागज समेट लिए और अमित उठकर बोला, माँ, रिपोर्ट ठीक है ना? हाँ, मैंने कहा, सब ठीक है। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बहुत हल्की सी नजर थी, लेकिन उस नजर में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल को चुभो दिया। जैसे मेरी ठीक होना उनकी उम्मीदों के खिलाफम था। रात का खाना चुपचाप बीता। अनवी ने भी ज्यादा बातें नहीं की। रिया बार बार फोन देख रही थी। अमित जैसे कहीं और ही खोया हुआ था। मैं अपने कमरे में आई तो डॉक्टर का दिया हुआ नोट याद आया। हाथ कांप रहे थे। मैंने पर्स से कागज निकाला और खोला। उस पर बस 3 लाइनें लिखी थीं। आपके परिवार ने कल मुझसे मुलाकात की थी। वे आपको मानसिक रूप से अस्थिर साबित करना चाहते हैं। घर मत जाइए, जान को खतरा है। मेरी सांस रुक गई। एक पल को लगा आंखें धोखा दे रही हैं। मैंने कागज को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। हर बार शब्द और गहरे उतरते गए। मानसिक रूप से अस्थिर, मेरा परिवार, अमित, रिया और अनवी। मेरे कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से मुझे चेतावनी दे रहा हो। तभी बाहर से रसोई में बर्तनों की आवाज आई। मैं दरवाजे के पास गई। बाहर से धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थीं। रिया की आवाज थी, डॉक्टर साथ नहीं दे रहा, पर चिंता मत करो, कोई और मिल जाएगा। अमित ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी, मां को शक होने से पहले। और अगर उसने मना कर दिया? रिया ने पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर अमित की आवाज, बहुत ठंडी, बहुत अलग। तो हमें मजबूर करना पड़ेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दीवार के सहारे टिक गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि डर था उसकी आवाज बाहर तक न चली जाए। यह वही बेटा था जिसके लिए मैंने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान की थी। वही बहू जिसे मैंने बेटी मानने की कोशिश की थी। और अब वे दोनों मुझे मजबूर करने की बात कर रहे थे। उस रात मैं सो नहीं पाई। बिस्तर पर लेटी रही, छत को घूरती रही। हर पल दिमाग में पुराने दृश्य घूमते रहे। अमित का पहला स्कूल जाना, उसके लिए बनाई गई पहली खीर, रिया की शादी के बाद पहली रसोई, अनवी का पहली बार चलना। क्या यह सब झूठ था या सच था? लेकिन अब बदल चुका था। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया। डॉक्टर वर्मा ने साफ लिखा था, घर मत जाइए। लेकिन मैं घर में थी और अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं था। मुझे भागना था, लेकिन बिना शोर किए, बिना किसी को शक हुए। मैंने सबसे पहले अपने जरूरी कागज निकाले, आधार, बैंक पासबुक, कुछ पुराने दस्तावेज। उन्हें एक पुराने कपड़े में लपेटकर अपने बैग के नीचे छुपा दिया। फिर अलमारी खोली, गहनों की छोटी सी डिब्बी हाथ में ली। मन में एक अजीब सी कड़वाहट आई। यह सब मैंने अपने भविष्य के लिए नहीं, अपनी बहू के लिए जोड़ा था। नाश्ते पर सब सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, माँ, आज मंदिर चलें? काफी दिनों से नहीं गई। मैंने सिर हिलाया। हाँ, चलेंगे। अमित ने चैन की सांस ली। शायद उन्हें लगा सब कंट्रोल में है। मंदिर पहुंचकर मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़े। आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मुझे रास्ता दिखाइए, बस यही प्रार्थना थी। मंदिर के बाहर मैंने बहाना बनाया कि मुझे बाथरूम जाना है। रिया अनवी के साथ अंदर ही रुक गई। अमित फोन पर किसी से बात करने लगा। यही मौका था। मैंने चुपचाप बाहर निकलकर ऑटो रोका। किधर? ऑटो वाले ने पूछा। मैंने एक पल सोचा, कहाँ जाऊं? अपने मायके। वहां कोई बचा ही नहीं था। किसी रिश्तेदार के पास? खबर पहुंचते देर नहीं लगेगी। रेलवे स्टेशन, मैंने कहा। ऑटो चल पड़ा। दिल अब भी कांप रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मजबूती भी महसूस हो रही थी, जैसे कोई सोई हुई ताकत जाग रही हो।
स्टेशन पहुंचते ही मैंने सबसे पहले एक लोकल होटल में कमरा लिया। नाम नकली बताया। फोन बंद कर दिया। कमरे में अकेली बैठी तो डर फिर से हावी होने लगा। अगर वे मुझे ढूंढ लें तो? अगर वे अनवी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें तो? शाम होते होते फोन ऑन किया। 10 मिस्ड कॉल्स। अमित के, 2 रिया के, एक मैसेज, माँ आप कहाँ हैं, चिंता हो रही है। मैंने जवाब नहीं दिया। अगले दिन डॉक्टर वर्मा का नंबर मिलाया। पहली बार कॉल नहीं उठा। दूसरी बार उन्होंने धीरे से कहा, आप सुरक्षित हैं? अभी के लिए, मैंने कहा। उन्होंने लंबी सांस ली। वे लोग कल मेरे पास आए थे। बोले कि आप भूलने की बीमारी से ग्रस्त हैं। चाहते थे कि मैं एक रिपोर्ट बना दूं ताकि कोर्ट में आपको अयोग्य साबित किया जा सके। प्रॉपर्टी का मामला है। प्रॉपर्टी, वही शब्द। मेरे पास तो कुछ खास है ही नहीं, मैंने कहा। डॉक्टर ने रुकी हुई आवाज में कहा, आपके पति ने कुछ साल पहले एक ट्रस्ट बनाया था, आपके नाम से। शायद उन्होंने आपको नहीं बताया। उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मेरे दिमाग में जैसे बिजली कड़की। शरद, उन्होंने कुछ तो छुपाया था, लेकिन क्यों? फोन रखने के बाद मैं देर तक बैठी रही। अब तस्वीर साफ हो रही थी। ये सिर्फ घर का मामला नहीं था, यह पैसे का खेल था। और मैं बीच में खड़ी थी। मैंने फैसला कर लिया, अब भागने से काम नहीं चलेगा। सच जानना होगा, और अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो अकेले ही सही। उस होटल के कमरे में बैठकर मैंने पहली बार अपने आप को आईने में देखा। वही चेहरा, वही झुर्रियां, वही सफेद बाल। लेकिन आंखों में कुछ बदल चुका था। अब वहां सिर्फ भरोसा नहीं था, वहां सवाल थे। और सवालों के साथ साथ एक दृढ़ता जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शरद ने ट्रस्ट बनाया था मेरे नाम से, और मुझे कभी बताया नहीं। यह बात जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही तकलीफ देह भी। क्या उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, या शायद उन्होंने आने वाले खतरे को मुझसे पहले देख लिया था? मुझे उनके पुराने कागजात याद आए। एक लोहे की पेटी जो बेड के नीचे रहती थी, उसकी चाबी हमेशा उनके पर्स में रहती थी। शरद की मौत के बाद मैंने वह पेटी कभी खोली ही नहीं थी। मुझे लगा था उसमें सरकारी फाइलें होंगी, पेंशन से जुड़े कागज होंगे। अब समझ में आया, वह पेटी शायद उन सवालों के जवाब रखती थी जिनसे मैं अब तक भागती रही थी। लेकिन पेटी घर में थी, और घर अब मेरे लिए सबसे खतरनाक जगह थी। तीसरे दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद मैसेज आया, अगर सच जानना चाहती हैं तो शाम 6 बजे सिविल लाइंस पार्क में आइए, अकेली। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। ये कौन था? अमित, रिया, या कोई और? डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए मैंने डॉक्टर वर्मा को फोन किया। उन्होंने साफ कहा, मत जाइए, ये जाल हो सकता है। लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। अगर कोई मुझे सच दिखाना चाहता था तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने तय किया, जाऊंगी, लेकिन सावधानी से। शाम को मैंने सादा सा कपड़ा पहना, सिर पर दुपट्टा डाला और पार्क की तरफ निकल पड़ी। पार्क में बच्चों की आवाजें थीं, बुजुर्ग टहल रहे थे। माहौल सामान्य था। मैं एक बेंच पर बैठ गई। कुछ देर बाद एक आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। करीब 55 साल का, साधारण कपड़े, आंखों में अजीब सी गंभीरता। आप अनुराधा मिश्रा हैं? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। मैं शरद जी का दोस्त हूं, उसने कहा। नाम है रघुवीर। शरद का दोस्त? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने तो कभी... रघुवीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, उन्होंने बहुत कुछ किसी को नहीं बताया, खासकर आपको। उसने जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। इसमें सब है, ट्रस्ट, प्रॉपर्टी, और वह वजह भी जिसके चलते आपका परिवार आपसे डरता है। डरता है? मैंने दोहराया। हाँ। उसकी आवाज ठंडी थी, क्योंकि अगर आप सच जान गई तो उनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। मैंने ड्राइव ले ली। आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? उसने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि शरद जी ने कहा था, अगर कभी अनुराधा अकेली पड़ जाए तो उसे सच दिखाना। घर लौटकर नहीं, बल्कि होटल के कमरे में मैंने लैपटॉप खोला, पेन ड्राइव लगाई। पहली फाइल खुलते ही शरद की आवाज सुनाई दी। रिकॉर्डिंग थी। अनु, अगर तुम यह सुन रही हो तो इसका मतलब है कि मैंने जो सोचा था वही हुआ। मेरे आंसू गिरने लगे। शरद ने बताया कि उन्होंने अपने काम के दौरान
एक बड़े रियल एस्टेट घोटाले का पर्दाफाश किया था। कई रसूखदार लोग शामिल थे। उन्होंने सबूत जमा किए और एक ट्रस्ट बनाया। सारी प्रॉपर्टी उसी में डाल दी। ट्रस्ट की अकेली ट्रस्टी मैं थी। मेरे बिना कोई भी उस पैसे को छू नहीं सकता था। मैंने तुम्हें नहीं बताया, शरद की आवाज कांप रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम डर में जियो। लेकिन अब वही ट्रस्ट तुम्हारी ताकत है। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सब समझ में आ रहा था। अमित और रिया सिर्फ लालची नहीं थे, वे डर रहे थे। और डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। मैंने अगला कदम तय किया। अब मैं शिकार नहीं बनूंगी, अब मैं खेल पलटूंगी। उस रात मैंने पहली बार चैन की नींद नहीं ली, बल्कि पहली बार सच के साथ जागी रही। शरद की आवाज कानों में गूंजती रही, डरी हुई नहीं, बल्कि सावधान। उन्होंने मुझसे कुछ छुपाया था, लेकिन धोखा नहीं दिया था। असली धोखा तो उन लोगों ने दिया था जिन्हें मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया था। सुबह होते ही मैंने रघुवीर को फोन किया। उसने बताया कि वह शरद के साथ उसी प्रोजेक्ट पर काम करता था, और जब शरद को अंदेशा हुआ कि खतरा उनके घर तक पहुंच सकता है, तो उन्होंने रघुवीर को एक तरह से बैकअप बना दिया था। आप अकेली नहीं हैं, उसने कहा, लेकिन आपको अकेली दिखना होगा। यही बात मुझे समझ आ गई। अमित और रिया को यह लगना चाहिए कि मैं डर गई हूं, टूट गई हूं और वापस लौटने को मजबूर हूं। मैंने वही किया। मैंने अमित को फोन किया, आवाज जानबूझकर कांपती हुई रखी। बेटा, मैं ठीक नहीं हूं। दिमाग बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मैं क्या कर रही हूं। मुझे घर आना है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी थी। फिर रिया की फुसफुसाती आवाज आई, जिसे वे शायद म्यूट करना भूल गए थे। अब आए ना लाइन पर। अमित ने कहा, माँ, हम तो परेशान हो गए थे। आप जहां हैं वहीं रुकिए, मैं लेने आ रहा हूं। नहीं, मैंने जल्दी से कहा, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। फोन कटते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। अभिनय करना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। घर में कदम रखते ही सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ा था। वही दीवारें, वही तस्वीरें, वही मंदिर। लेकिन अब यह घर मेरा नहीं लग रहा था। रिया ने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे कोई खोया हुआ खिलौना वापस मिला हो। अमित की आंखों में राहत कम और जीत ज्यादा थी। माँ, डॉक्टर से बात हुई है, अमित ने कहा। वे कह रहे थे कि आपको थोड़ा स्ट्रेस है। हम एक स्पेशलिस्ट से दिखा देंगे। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। अगले कुछ दिन वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझसे मेरे साइन करवाए गए, कभी बैंक के कागज, कभी मेडिकल फॉर्म। मैं हर बार ध्यान से पढ़ने का नाटक करती, फिर डर और उलझन दिखाकर पूछती, यह जरूरी है क्या? और हर बार वे मुझे भरोसा दिलाते। इस बीच रघुवीर ने अपना काम शुरू कर दिया था। एक अच्छे वकील से मुलाकात हुई। सबूत इकट्ठा किए गए। रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस, डॉक्टर्स की गवाही, सब कुछ। एक शाम रिया ने कहा, माँ, कल कोर्ट में जाना है। बस एक औपचारिकता है, आपकी भलाई के लिए ही है। मैंने मन ही मन सोचा, हाँ, मेरी भलाई के लिए। कोर्ट का दिन आया। जज के सामने मुझे एक कमजोर, भ्रमित बुजुर्ग महिला के रूप में पेश किया गया। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा हो। लेकिन फिर मेरे वकील ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, हम एक वीडियो सबूत पेश करना चाहते हैं। स्क्रीन पर शरद का रिकॉर्डेड बयान चला। फिर अमित और रिया की रिकॉर्डिंग्स, डॉक्टर की गवाही। पूरा कमरा सन्न रह गया। मैं उठी, पहली बार अपनी पीठ सीधी रखकर। मैं बूढ़ी हो सकती हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। जज ने फैसला सुनाया। मेरा ट्रस्ट सुरक्षित था। अमित और रिया पर धोखाधड़ी और साजिश का केस दर्ज हुआ। रिया रो रही थी। अमित मेरी तरफ देख रहा था, उसी नजर से जो मैंने बचपन में देखी थी, जब वह गलती करता था। फर्क बस इतना था, तब मैं उसे माफ कर देती थी। इस बार नहीं। जब सब खत्म हुआ, मैं बाहर आई। धूप चेहरे पर पड़ रही थी। पहली बार मुझे लगा मैं सच में जिंदा हूं। कोर्ट से बाहर निकलते ही सबसे पहला ख्याल अनवी का आया। बाकी सब कुछ जैसे धुंधला पड़ गया था। केस जीतना, सच सामने आना, अमित और रिया का बेनकाब होना, ये सब अपनी जगह था। लेकिन उस छोटी सी बच्ची का क्या, जो अभी दुनिया की चालें समझने के लिए बहुत छोटी थी? रिया को तुरंत जमानत मिल गई, अमित को भी।
कानून का रास्ता लंबा होता है, मैं यह जानती थी, लेकिन नैतिक हार वे उसी दिन हार चुके थे। भीड़ छांटने लगी थी। रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गई। घर वापस जाना अब विकल्प नहीं था। मैं सीधे ट्रस्ट के ऑफिस पहुंची। पहली बार उस जगह कदम रखा जिसके बारे में मैं इतने सालों तक अनजान रही। दीवारों पर शरद की पसंद के सादे रंग थे। उनकी तस्वीर लगी थी। वही शांत मुस्कान। मुझे लगा जैसे वे कह रहे हों, अब तुम समझी। मैंने पहला फैसला वहीं लिया। ट्रस्ट का एक हिस्सा महिलाओं के लिए कानूनी सहायता केंद्र खोलने में लगाया जाएगा। दूसरा हिस्सा बुजुर्गों के लिए, खास तौर पर उनके लिए जिनके अपने ही उन्हें बोझ समझने लगते हैं। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह जवाब था। उन सबके लिए जो चुपचाप सहते रहते हैं। रघुवीर ने धीरे से पूछा, और अनवी? मैंने लंबी सांस ली। मैं उसके लिए लड़ूंगी, लेकिन उसे हथियार नहीं बनने दूंगी। अगले कुछ हफ्तों में अमित और रिया ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। कभी माफी, कभी गुस्सा, कभी धमकी। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कराया, हर शब्द, हर मैसेज। अब डर मेरे लिए विकल्प नहीं था। फैमिली कोर्ट में केस पहुंचा। अनवी की कस्टडी का मामला। रिया ने दावा किया कि मैं बदले की भावना से भरी हुई हूं। अमित ने कहा कि मैं उन्हें नीचा दिखाने के लिए सब कर रही हूं। मैंने जज से बस एक बात कही, मैं मां नहीं बन पाई थी, लेकिन मैंने मां होना निभाया है। और मैं आज भी वही करना चाहती हूँ, बच्चे की भलाई। काउंसलर ने अनवी से बात की। उसने कहा, दादी के साथ मुझे डर नहीं लगता। वह वाक्य मेरे दिल में उतर गया। अंतरिम कस्टडी मुझे मिली। अनवी मेरे साथ रहने लगी। शुरुआत में वह चुप रहती थी, रात को डर कर उठ जाती थी। मैं बस उसका हाथ पकड़ लेती थी, बिना सवाल, बिना जवाब। धीरे धीरे उसकी हंसी वापस आई। एक दिन उसने मुझसे पूछा, दादी, पापा गलत थे? मैंने उसे सीने से लगा लिया। पापा ने गलत फैसले लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। उसने सिर हिलाया। शायद पूरी तरह समझी नहीं, लेकिन महसूस जरूर किया। कुछ महीने बाद केस का फैसला आया। अमित और रिया को सजा मिली। जेल नहीं, लेकिन लंबी कानूनी निगरानी, भारी जुर्माना और अनवी से दूरी। यह सजा उनके लिए शायद जेल से भी बड़ी थी। मैं घर नहीं लौटी। मैंने एक नया घर लिया, छोटा सा, लेकिन सुकून भरा। दीवारों पर नई तस्वीरें लगीं, अनवी की ड्राइंग्स, शरद की मुस्कान, और एक फ्रेम में वह छोटा सा नोट, घर मत जाना, भागो। वह भागना कायरता नहीं था, वह बचना था, और बचकर खड़े होना, वही असली ताकत होती है। नए घर में पहला दिन अजीब सा था, सन्नाटा था। लेकिन वह सन्नाटा डरावना नहीं था। वह ऐसा सन्नाटा था जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई देती है। अनवी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। मैंने चाय बनाई और 2 कप लेकर उसके पास गई। यह हमारा घर है? उसने बहुत धीरे से पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, जब तक तुम चाहो। उसने कुछ नहीं कहा, बस चाय का कप दोनों हाथों से पकड़ लिया। उस पल मुझे समझ आ गया, बच्चों को बड़े घर नहीं चाहिए होते, उन्हें सुरक्षित जगह चाहिए होती है। दिन बीतने लगे। ट्रस्ट का काम आगे बढ़ने लगा। महिलाएं आने लगीं, कोई सास से परेशान, कोई बेटे से ठुकराई हुई, कोई बहू के डर में जीती हुई। मैं हर कहानी में खुद का कोई ना कोई अंश देखती थी। फर्क बस इतना था कि अब मैं चुप नहीं थी। एक शाम रघुवीर आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। यह शरद जी की आखिरी चिट्ठी है, उसने कहा। उन्होंने कहा था, सब ठीक हो जाने के बाद ही देना। मैंने लिफाफा खोला। शरद की लिखावट थी, अनु, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम टूटने के बजाय खड़ी हुई हो। मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था। भले ही मैंने तुमसे सब कुछ नहीं कहा। माफ करना। मैंने तुम्हें डर से बचाना चाहा, लेकिन शायद सच से दूर रख दिया। अगर कभी लगे कि तुम अकेली हो, तो याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारी सादगी में है, और जो तुम्हें कमजोर समझते हैं वही सबसे ज्यादा चौंकेंगे। मेरे आंसू कागज पर गिर पड़े, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। कुछ हफ्तों बाद मुझे अमित का एक आखिरी खत मिला। जेल से नहीं, बल्कि सुधार गृह से। शब्दों में पछतावा था, लेकिन उसके बीच एक सवाल भी, क्या मैं कभी अनवी से मिल पाऊंगा? मैंने जवाब नहीं लिखा। मैंने अनवी से पूछा। वह देर तक चुप रही, फिर बोली, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी।
मैंने वही किया जो सही था। समय ने अपना काम किया। लोग भूलने लगे। मीडिया को नई कहानियां मिल गईं। लेकिन मेरे लिए ये कहानी हर दिन नई थी। हर सुबह अनवी के स्कूल जाने के साथ, हर रात उसकी कहानी सुनाने के साथ। एक दिन उसने वही सवाल फिर पूछा जो मैंने खुद से सालों पहले पूछा था। दादी, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मैंने मुस्कुराकर कहा, ताकि अच्छे लोग समझ सकें कि वे कमजोर नहीं हैं। उसने सिर हिलाया, जैसे बात समझ में आ गई हो। और उस पल मुझे लगा, शायद यही असली जीत थी। मैं यहीं से आगे और गहराई में जा सकता हूं। अतीत के साए, समाज की प्रतिक्रिया और उस एक रात का पूरा सच जो अभी अधूरा है। समय बीतने के साथ एक अजीब बात होने लगी। बाहर से सब शांत दिखता था, लेकिन मेरे भीतर कुछ अब भी अधूरा था। डॉक्टर का दिया हुआ वह नोट, शरद की रिकॉर्डिंग, कोर्ट की लड़ाई, सब अपनी जगह था। फिर भी उस पहली रात का सच पूरी तरह सामने नहीं आया था। वह रात जब डॉक्टर ने कहा था, घर मत जाना, भागो। उस रात अगर मैं न भागती तो क्या होता? इस सवाल का जवाब मुझे एक फोन कॉल में मिला। रात के करीब 10 बजे थे। अनवी सो चुकी थी। ट्रस्ट के काम से थकी हुई मैं सोफे पर बैठी थी। तभी फोन बजा। अनजान नंबर। मिसेज मिश्रा। सामने से धीमी थकी हुई आवाज आई। मैं वही नर्स हूं, डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक से। मेरे हाथ अपने आप कस गए। क्या बात है? उसने गहरी सांस ली। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब चुप नहीं रह सकती। उस रात आपकी फाइल में कुछ बदला गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या बदला गया था? आपको नींद की दवाइयों की हाई डोज लिखी गई थी, बिना वजह। डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन बाद में किसी ने जबरदस्ती एंट्री करवाई। और मैंने अमित को वहां देखा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर आप उस रात घर चली जाती, नर्स की आवाज कांप रही थी, तो शायद अगली सुबह आप उठती ही नहीं और सब इसे नेचुरल बता देते। फोन कट गया। मैं देर तक वहीं बैठी रही। अब कोई शक नहीं बचा था। जो मैंने सुना था वह सिर्फ लालच नहीं था, वह हत्या की साजिश थी। अगले दिन मैंने वकील को बुलाया। नया केस दर्ज हुआ। इस बार सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, जान से मारने की कोशिश। जब यह खबर अमित तक पहुंची, उसने मिलने की गुहार लगाई। बहुत सोचने के बाद मैंने हाँ कहा। सुधार गृह में उससे मुलाकात हुई। वह पहले जैसा नहीं दिखता था। कंधे झुके हुए, आंखों में डर। माँ, उसने कहा, मैंने मैंने बस डर में गलत किया। मैंने उसकी तरफ देखा। डर में लोग भागते हैं बेटा, झर नहीं देते। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं बाहर निकली तो हवा ठंडी लग रही थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ भारी था, जो अब हल्का हो चुका था। सच सामने आ चुका था, पूरा सच। घर लौटकर मैंने वह नोट फिर से फ्रेम में लगाया। अब उसके नीचे एक और लाइन जोड़ दी। सच से भागो मत, सच तक पहुंचो। अनवी ने पढ़ा। दादी, ये किसने लिखा? मैंने कहा, एक आदमी ने, जिसने मुझे समय रहते जगा दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आप सोई क्यों थीं? मैं भी मुस्कुरा दी, क्योंकि कभी कभी भरोसा नींद जैसा होता है। उस रात मैंने चैन की नींद ली, बिना डर के, बिना सवालों के, क्योंकि अब कहानी अधूरी नहीं थी। यहीं से कहानी अपने अंतिम भावनात्मक चरण की ओर जाती है, जहां सबक सिर्फ सुना नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। सच सामने आने के बाद जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई। लोग यह मान लेते हैं कि जब लड़ाई खत्म हो जाए तो मन भी हल्का हो जाता है, लेकिन कुछ लड़ाइयां खत्म होकर भी भीतर रह जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। हर सुबह जब मैं उठती तो कुछ सेकंड के लिए भूल जाती कि अब मैं किस दुनिया में हूं। फिर याद आता, नया घर, नई पहचान और वह पुराना भरोसा जो अब सिर्फ याद बन चुका था। अनवी स्कूल जाने लगी थी। उसके चेहरे पर फिर से वही मासूमियत लौट आई थी, लेकिन उसकी मासूमियत में अब एक नई परत थी, समझदारी की। वह ज्यादा सवाल नहीं करती थी, लेकिन जब करती तो सीधे दिल में उतरते थे। एक दिन उसने मुझसे पूछा, दादी, लोग बुरे क्यों हो जाते हैं? मैंने उसे बस्ता उतारने में मदद करते हुए कहा, लोग बुरे नहीं होते बेटा, लोग डर जाते हैं। तो डर ठीक क्यों नहीं होता? उसने मासूमियत से पूछा। मैं कुछ सेकंड चुप रही। डर होना ठीक है, डर के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। उसने सिर हिलाया, जैसे बात समझ गई हो। लेकिन मैं जानती थी
यह समझ धीरे धीरे बनेगी, जैसे मेरी बनी थी, देर से लेकिन पक्की। ट्रस्ट का काम अब फैलने लगा था। दूसरे शहरों से भी फोन आने लगे। कुछ महिलाएं सिर्फ बात करना चाहती थीं, कुछ मदद, कुछ बस ये जानना चाहती थीं कि क्या उनके साथ भी कभी न्याय हो सकता है। हर कॉल के बाद मुझे लगता शरद कहीं ना कहीं सही थे। मेरी चुप्पी की कीमत बहुत बड़ी थी और मेरी आवाज का असर उससे भी बड़ा। एक शाम जब सब शांत था, मैं अकेली बैठी पुरानी एल्बम देख रही थी। शरद की तस्वीरें, अमित की बचपन की तस्वीरें। एक तस्वीर में हम तीनों थे, मैं, शरद और अमित। सब मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर को देखकर मेरे दिल में न गुस्सा आया न नफरत, बस एक भारी सा खालीपन। शायद यही सबसे मुश्किल होता है, किसी को सज्जा दिलाना नहीं, बल्कि उसे अपने दिल से निकालना। कुछ दिनों बाद कोर्ट से खबर आई, अमित और रिया के खिलाफ नया केस मजबूत था। सबूत साफ, नर्स की गवाही, मेडिकल रिकॉर्ड्स, कॉल लॉग्स। इस बार उन्हें बचना आसान नहीं था, लेकिन मेरे लिए यह अब बदले की लड़ाई नहीं थी। यह सीमा खींचने की लड़ाई थी। ये तय करने की लड़ाई कि कौन कितना पास आ सकता है। अनवी ने एक दिन ड्राइंग बनाई। उसमें 3 लोग थे, एक छोटी लड़की, एक बूढ़ी औरत और एक आदमी जो दूर खड़ा था। मैंने पूछा, ये कौन है? उसने कहा, यह मैं हूं, यह आप हैं और यह पापा हैं। दूर क्योंकि अभी पास नहीं आ सकते। उसकी सादगी में एक सख्ती थी और उस सख्ती में सुरक्षा। मैंने ड्राइंग को फ्रेम करवा दिया। कभी कभी रात को मैं बालकनी में खड़ी होकर शहर की लाइट्स देखती, सोचती, अगर डॉक्टर ने वह नोट न दिया होता तो शायद आज मैं यहां न होती। शायद अनवी भी नहीं। उस एक छोटे से कागज ने मेरी पूरी जिंदगी मोड़ दी थी। और तब मुझे समझ आया, जिंदगी में चमत्कार हमेशा बड़े नहीं होते। कभी कभी वे जेब में रखे एक छोटे से नोट की तरह होते हैं, जो सही समय पर खुलता है। मैं आगे जारी रखता हूं, उसी गहराई, भावनात्मक पकड़ और नेचुरल फ्लो के साथ। बिना किसी ब्रेक के समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो घड़ी की सुइयों से नहीं भरते, वे बस हमारे साथ चलना सीख लेते हैं। मैंने भी यही किया। दर्द को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं की, बस उसे अपने साथ चलने दिया, जैसे कोई खामोश साया। कोर्ट की अगली तारीख पास आ रही थी। वकील ने कहा था कि इस बार फैसला लगभग तय है। सबूत बहुत मजबूत हैं। लेकिन मेरे अंदर अजीब सी शांति थी। पहले जहां हर खबर पर दिल तेज धड़कता था, अब वहां एक ठहराव था। शायद इसलिए क्योंकि अब मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में था। उस सुबह मैं जल्दी उठी। अनवी अभी सो रही थी। उसके चेहरे को देखती रही, शांत, निश्चिंत। वही चेहरा जिसके लिए मैं सब कुछ सह गई थी, वही चेहरा जिसने मुझे भागने की हिम्मत दी थी। मैं रसोई में गई, चाय बनाई। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, वही धूप जो पहले भी आती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं उसे देख नहीं पाती थी, अब हर छोटी चीज का एहसास होता था। फोन बजा। नंबर अनजान था। मैडम, मैं वही नर्स हूं जिसने उस रात आपको सच बताया था। मेरे हाथ थोड़ा कांपे। हाँ, कहिए। मैं बस यह बताना चाहती थी कि आज कोर्ट में मैं गवाही देने आ रही हूं। डर लग रहा है, लेकिन आपकी वजह से हिम्मत आई। मैंने गहरी सांस ली। डर होना गलत नहीं है, डर के बावजूद खड़े रहना ही बहादुरी है। फोन कट गया, लेकिन दिल में एक भार उतर गया। शायद इस कहानी में मैं अकेली नहीं थी। शायद बहुत से लोग चुप थे, बस किसी एक आवाज का इंतजार कर रहे थे। कोर्टरूम में जब मैं पहुंची तो अमित और रिया सामने बैठे थे। अमित की आंखें मुझसे नहीं मिलीं। रिया ने एक पल के लिए देखा, फिर नजरें फेर लीं। उनके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं था जो कभी हुआ करता था। जज ने जब सवाल पूछने शुरू किए तो हर जवाब के साथ एक परत खुलती गई। झूठ, लालच, डर और एक ऐसी बेरहमी जो परिवार के नाम पर छुपाई गई थी। नर्स ने पूरी रात की कहानी बताई, कैसे दवाइयों की डोज बदली गई, कैसे फाइल्स में हेर फेर किया गया, कैसे यह सब देखभाल के नाम पर हुआ। कोर्ट में सन्नाटा था। अनवी की उंगलियां मेरी हथेली में थीं। मैंने उन्हें हल्के से दबाया। सब ठीक है। फैसला सुनाया गया। दोषी। शब्द छोटा था, लेकिन उसके पीछे सालों का सच खड़ा था। बाहर निकलते समय कोई तालियां नहीं थीं, कोई जश्न नहीं था, बस एक गहरी सांस थी।
जैसे कोई लंबे समय से रुका हुआ बोझ उतर गया हो। उस रात अनवी ने मुझसे पूछा, अब सब ठीक हो गया? मैंने उसे अपने पास खींच लिया। अब हम सुरक्षित हैं और कभी-कभी इतना ही काफी होता है। कुछ महीने बाद ट्रस्ट को सरकारी मान्यता मिल गई। हम सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी काम करने लगे जो ऐसे घरों में फंस जाते हैं जहां प्यार दिखता है पर होता नहीं। एक दिन मुझे एक लिफाफा मिला। अंदर वही मुड़ा हुआ कागज था, डॉक्टर का नोट। अब पीला पड़ चुका था। मैंने उसे वापस मोड़कर अपनी डायरी में रख दिया। कुछ यादें इसलिए नहीं रखी जाती कि वे दर्द देती हैं, बल्कि इसलिए कि वे हमें याद दिलाती हैं कि हम बचे कैसे। आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो समझ आती है, सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत भी वहीं से जन्म लेती है, जब वही भरोसा टूटकर हमें जगा देता है। अगर उस रात मैं घर चली जाती तो शायद आज यह कहानी कभी नहीं होती और शायद मैं भी नहीं। अगले कुछ हफ्तों में मेरी जिंदगी धीरे धीरे एक नई राह पर चल पड़ी। अदालत का फैसला सुनकर राकेश और दीपा को जेल में भेज दिया गया। प्रिया ने अपनी गलती मान ली और मैंने उसे एक मौका दिया कि वह सही राह पर लौटे। उसने वादा किया कि वह अब ईमानदारी और जिम्मेदारी के रास्ते पर चलेगी। लेकिन असली बदलाव मेरे अंदर हुआ। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, मैं उन लोगों की मदद करना चाहती थी जो उसी तरह फंस जाते हैं जैसे मैं फंसी थी, जो अपने घर में सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं पर धोखे और लालच का सामना करते हैं। मैंने एक फाउंडेशन की स्थापना की जिसका नाम रखा सच्चाई और सम्मान फाउंडेशन। इसका उद्देश्य था बुजुर्गों और कमजोर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके लिए कानूनी मदद उपलब्ध कराना। मैं जानती थी कि सिर्फ न्यायालय ही नहीं, बल्कि जागरूकता भी बहुत शक्तिशाली हथियार है। साथ ही मैंने अपने निजी जीवन में भी बदलाव किया। अनवी के साथ रिश्ते को और मजबूत किया। अब वह सिर्फ पोती नहीं थी, बल्कि मेरी ताकत